आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो हमने कल फॉर्मूला जो पढ़ा था विभाजन सूत्र उसी पर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर है दिया हुआ एग्जाम्पल का कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें या नियामक ज्ञात करें, बात एक ही है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो दिए गए बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दो बिंदु है, उसको मिलाने वाला एक रेखाखंड है को 2:3 के अनुपात में क्या करा है, आंतरिकता विभाजित करता है। तो आंतरिकता विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि उसी को हम कहते हैं कि अंतर विभाजित करता है। तो हम बताए थे कि जब भी अंतर विभाजित का फॉर्मूला रहे, अंतर विभाजन का आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप प्लस लिखिएगा, और जब भी आपको बाह्य विभाजित का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि एक रेखाखंड बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये ए है और ये क्या है, बी है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1,2 और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3,4। ठीक है, और एक बिंदु हम मान लेते हैं कहीं भी, मान लीजिए कि एक बिंदु P है। जो P है इसका कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x, y, यही x, y हमको निकालना है, और हमको दिया हुआ है कि यह किस अनुपात में बांट रहा है। तो ये P को थोड़ा सा और इधर कर देते हैं कि यहाँ पर P है तो इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, और यह जो बिंदु P है ये AB को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है कि इसको हम मान लेते हैं M1, इसको हम मान लेते हैं M2। तो इस तरह से M1 = आपका हो जाएगा 2 और M2 = हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और ये आपका होता है x1 y1 और ये आपका होता है x2 y2। कहीं कहीं पे दूसरे बुक में आपको लिखा रहेगा यहाँ पर M1 M2 नहीं लिख करके M और N लिखा रहेगा। ठीक है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं है, M और N वहाँ पर लिखा गया है तो M और N रहेगा। जहाँ पर M1 रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, M रहेगा, और जहाँ पे M2 रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, N रहेगा। तो उससे कोई फार्मूला में कोई डिफर नहीं आएगा। सिर्फ याद रखिए कि पहले वाला को M1 माना है, पहले वाला को M2, या मान लीजिए कि यहाँ पर अगर MN मान के बनाएंगे तो उसमें MN आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमको पता है कि P का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हम कल आपको बताए थे कि होता है x का अगर निकालेंगे तो M1 x2 प्लस में M2 x1 और नीचे आपका हो जाएगा M1 प्लस M2, और y का कोऑर्डिनेट आपका होता है M1 y2 और प्लस M2 y1 और नीचे हो जाएगा आपका M1 प्लस M2। यही फॉर्मूला आपका होता है। यह जो होता है x के इक्वल होता है और यह जो आपका होता है y के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2 ये आपका x के इक्वल होता है और ये y के आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम क्या करें कि P x, y रहने देते हैं। M1 का वैल्यू हमारे पास पता है कि 2 है, x2 का वैल्यू है हमारे पास कितना, 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 प्लस M2 का वैल्यू 3 है और x1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, और नीचे M1 प्लस M2 तो यहाँ पर 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3। वैल्यू सब पुट करते समय ध्यान दीजिए कहीं पर गलत नहीं हो। M1 आपका 2 ही हो जाएगा, y2 आपका है तो y2 आपका 4 है, प्लस M2 तो M2 आपका कितना है, 3, और y1 आपका कितना है, 2, और नीचे आपका हो जाएगा 2 प्लस 3। ठीक है, इससे होगा यहाँ पर क्या कि आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा P x, y बराबर 2 तिहाई 6, 3 कम 3 और 3 और 2 नीचे क्या आ जाएगा 5, 2 चौके 8, 3 दूना 6 और 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। तो इससे यहाँ पर आएगा क्या कि P x, y बराबर 6 और 3 क्या हो जाएगा 9/5 और यहाँ पर हो जाएगा 814/5। तो यही जो आपका आया क्या आ गया, एक बिंदु P है जो AB रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 9/5, 14/5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा हम उसको इसी तरह से सोल्व करते हैं। आगे का जो आपका टॉपिक है वो आपका है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का नियामक का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले समझते हैं कि मध्य बिंदु क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक रेखाखंड है ए बी और एक पॉइंट सी जो है इसके ठीक बीचों बीच है। बीचों बीच का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि पूरा का लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यह सी जो है यहाँ से ए से लेके सी तक का दूरी 5 सेंटीमीटर होगा और बी से लेके सी तक का जो दूरी होगा क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। मध्य बिंदु मतलब कि ठीक बीचों बीच स्थित होगा। और यहाँ से इसका जो रेशियो अगर हम निकालेंगे ए सी और सी बी का अगर हम रेशियो निकालेंगे
तो दोनों का रेशियो अगर मान लीजिए कि ये 5 है और ये भी क्या है 5 है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आना चाहिए। मतलब कि AC और CB अगर इक्वल है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हम मानते हैं M1, इसको अगर हम मानते हैं M2, तो जब M1 और M2 का मान क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, M1 और M2 का मान इक्वल होगा, तो वह जो C होगा आपका क्या होगा, रेखाखंड के ठीक बीचों बीच स्थित होगा। मतलब कि बिंदु C जो होगा AB का क्या होगा, मध्य बिंदु कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो जब मध्य बिंदु का नियामक आपको कहेगा निकालने के लिए, इससे पहले जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तो वो मध्य बिंदु का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कर रहा है कि आंतरिकता विभाजित कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में रहेगा कि मध्य बिंदु का नियामक आपको निकालना है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि x1 का दिया हुआ आपको कोऑर्डिनेट x, y, x1, y1 दिया हुआ है, और b का दिया हुआ है x2, y2, और ये c जो है आपका, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, और इसी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। और आपको पता है कि यह दोनों जो है क्या है, ये M1 और ये क्या है, M2 है, और C दिया हुआ है कि मध्य बिंदु है। क्या है, C मध्य बिंदु है। तो C मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ कि M1 और M2 क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अगर C मध्य बिंदु है तो M1 का मान और M2 का मान क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि AC का मान और CB का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम आंतरिकता विभाजन के सूत्र से हम जानते हैं कि क्या होता है कि C का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस में M2x1, और नीचे होता है M1 प्लस M2, और अगर y का निकालेंगे तो M1y2 प्लस M2y1, और नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2। आंतरिकता विभाजन का यही सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि M1 और M2 हमको बराबर दिया हुआ है कि M1 और M2 क्या है, बराबर है। तो जहाँ पर M1 है वहाँ हम M2 लिख सकते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि दोनों का बराबर है, तो M1 और M2 का मान हम मान लेते हैं कि ये K के बराबर है। K सपोज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये M1 और M2 बराबर है, और इसका मान जो है K के बराबर है। कुछ होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा, तो हमको पता नहीं, तो हम उसको मान लीजिए कि वो K के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, M1 और M2 की जगह हम क्या रख देंगे, K रख देंगे। क्या रख देंगे, K। आप चाहे तो दूसरा कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, M1 की जगह भी K हो जाएगा, तो K इंटू क्या हो गया, x2, और M2 की जगह भी क्या हो जाएगा, K, तो K इंटू x1, और नीचे क्या हो जाएगा, K प्लस K, क्योंकि M1 भी K है और M2 भी क्या है, K है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, K इंटू y2 प्लस K इंटू y1, और नीचे हो जाएगा K प्लस K। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर K और K दोनों यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 प्लस में हो जाएगा x1, और नीचे K और K क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो K कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। K से K कैंसिल हो गया, K से K यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपके पास x2 प्लस x1 है, तो उसको आप लिख सकते हैं x1 प्लस में x2/2, और यहाँ लिख सकते हैं y1 प्लस y2/2। तो इस तरह से आपके पास जो है, जब C मध्य बिंदु होगा, क्या होगा, C जब मध्य बिंदु होगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा C का, ये क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु का यही फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिए हुए हैं कि उन बिंदुओं के नियामक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन बिंदुओं मतलब क्या होगा कि अगर बिंदु रहता है तो एक ही बिंदु वहाँ पर रहता है। यहाँ पर बिंदु है, मतलब कि एक से ज़्यादा यहाँ पर बिंदु हो रहा है, एक से ज़्यादा का यहाँ पर बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, बिंदु है। ठीक है, तो बिंदुओं के नियामक ज्ञात करें जो बिंदु 1, -2 को बिंदु -3, 4 से मिलाने वाले रेखाखंड को, मतलब कि एक बिंदु आपका क्या है, 1, -2 है, और एक दूसरा बिंदु क्या है, -3, 4 है, और दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको 3 बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो याद रखिए कि जब 3 बराबर भाग में बांटने का बात करें तो आपको 2 बिंदुओं का नियामक निकालना पड़ेगा। अगर 4 बराबर भाग में बांटने का बात करेगा तो आपको 3 बिंदुओं का नियामक ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 बिंदु मिलेगा तब वहाँ पर क्या होगा, 2 बिंदु जब रहेगा तभी वो 3 बराबर भाग में बांट सकता है या 3 हिस्सा में बांट सकता है। और जब 4 बिंदु रहेगा, जब 3 बिंदु, फिर समझिएगा कि यहाँ पर हमको 3 बराबर भाग में बांटने के लिए कहा है। तो जैसे मान लीजिए कि ये AB एक रेखाखंड है, समझिए कि AB एक क्या हो गया, रेखाखंड हो गया, और दोनों का नियामक आपको दिया हुआ है कि ये क्या है, 1, -2 है, और ये दिया हुआ है -3, 4। ये दोनों बिंदुओं को, A और B बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड AB है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि बिंदु जो है
ये यहाँ पर इसको 3 बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये 3 बराबर भाग में बांटेगा कब, जब यहाँ पर इसके बीच में 2 बिंदु होगा, जब इसके बीच में 2 बिंदु होगा तभी ये 3 बराबर भाग में बढ़ सकता है, नहीं तो एक बिंदु मिलकर तो इसको 2 भाग में बांटेगा। 2 बराबर भाग हो भी सकता है, 2 बराबर भाग नहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर लिख दिया 3 बराबर भाग, या कहीं पर आपको लिखा रहेगा समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब कि 3 बराबर भाग में बांटना, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि ए बी के बीच में स्थित 2 बिंदु होगा। वही अगर मान लीजिए यहाँ पर आता कि 4 बराबर भाग में, तो ए बी के बीच में आपका कितना बिंदु होता, 3 बिंदु होता, तभी वो 4 भाग में बांटेगा। ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 3 बराबर भाग में बांटा है, तो मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर सी है और एक बिंदु यहाँ पर क्या है, डी है। मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर क्या है, सी है और बिंदु डी है। देखिए कि सी और डी लिख दिए, तो एक भाग ये ए सी हो गया, एक भाग आपका सी डी हो गया और एक भाग आपका क्या हो गया, डी बी हो गया। और ये इस तरह से है कि तीनों बराबर है, ए सी बराबर है सी डी के और बराबर है डी बी के। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों का रेशियो क्या है, बराबर है। तो ये तीनों का रेशियो हम मान लेते हैं कि 1 है। कितना है, 1 है। ये भी मान लीजिए 1, ये भी मान लीजिए 1 और ये भी हो गया 1। 1 से कम तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि इसका क्या है, रेशियो 1 का है, ठीक है। तो हमको बताना है यहाँ पर कि सी और डी का यहाँ पर नियामक क्या होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा होता है क्या, उन बिंदुओं, मतलब कि 1 से ज़्यादा है, माने प्लुरल हो गया, माने बहुवचन हो गया, माने बिंदु रहेगा तो 1 और बिंदु हो गया माने बहुवचन हो गया, माने 1 से ज़्यादा बिंदु का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब यहाँ पर हम सी और डी का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले सी के लिए सोचते हैं, पहले सी के लिए सोचते हैं। तो बिंदु सी के लिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु सी के लिए। जब हम सोचेंगे तो बिंदु सी के लिए अगर सोचेंगे तो ध्यान से समझिएगा, तो जब सी के लिए सोचेंगे तो डी को मान लीजिए कि नहीं है, ठीक है, डी को मान लीजिए कि ये नहीं है ना, तो सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए ए बी और ये सी, ठीक है। तो आपको पता है कि ए सी का रेशियो यहाँ पर क्या है, 1 है, और पूरा अगर बी सी का बात करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम बात करें M1 का, तो M1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बात अगर करेंगे M2 का, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर M2 आपका हो जाएगा 2। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ पर 3 बराबर भाग में बांटने के लिए कहेगा तो इसके बीच में 2 बिंदु आएगा, और यहाँ पर 3 बराबर भाग में बांटने के लिए कहा तो हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं, और इसको भी क्या मान लिए, 1 यूनिट मान लिए। अब 1 यूनिट मानने से क्या होगा कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1 ही होगा, 1 से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अगर मान लिए कि 2 बराबर भाग में अगर 2 और 2 और 2 मानते तो अभी वो सिंपलेस्ट होकर क्या होता है, 1 ही आता। तो यहाँ पर हम मान लिए क्या कि ए सी सी डी और डी भी यहाँ पर इक्वल है, और कितना के इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अगर हम बिंदु सी के लिए देखेंगे तो सी के लिए हमको यहाँ पर M1 चाहिए और यहाँ पर चाहिए M2। तो M1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब हम M2 की बात करेंगे तो 1 और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर M2 हो गया 2। और सी का कोऑर्डिनेट अभी हम मान लेते हैं कि क्या है, x, y है। सी का भी हम क्या मान लेते हैं कि x, y। तो सी का कोऑर्डिनेट x, y अगर मानेंगे तो सी हमको निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M1 x2 प्लस में हो जाएगा M2 x1, और नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2, और यहाँ पर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर M1 प्लस में M2। और इसको भी हम मान लेते हैं x1 y1, और यहाँ पर हम मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 x2, तो M1 आपको पता है कितना है, 1 है, x2 कितना है, तो x2 माइनस 3 है, प्लस M2, तो M2 आपका कितना है, 2 है, और x1 कितना है, तो 1 है, और नीचे M1 प्लस M2, तो M1 और M2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, कॉमा M1 y2, तो M1 आपका कितना है, 1 है, y2, तो y2 आपका कितना है, 4 है, M2, तो M2 आपका है 2, और y1 आपका कितना है, -2, और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस 2। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर 1 में अगर -3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 और 2 3, 1 में 4 से गुना करेंगे 4, और 2 में -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और नीचे आपका हो जाएगा 3। तो -3 प्लस 2, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, तो यहाँ पर -1 बटा क्या हो गया 3, और 4 में से 4 घटेगा 0, 0 बटा समथिंग इज इक्वल टू 0, मतलब कि 0 बटा समथिंग में 0 इग्नोर करके, क्योंकि 0 बटा 0 होगा तो उसको हम अनडिफाइन कहेंगे। तो 0 बटा अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि यह जो बिंदु C है इसका कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया -1/3 -1/3, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया, किसका कोऑर्डिनेट, C का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -1/3, 0, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब जब C का कोऑर्डिनेट आ गया तब आपको क्या चीज़ का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको D का निकालना है। क्या निकालना है, D का। तो D का निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या सोच सकते हैं कि ये और ये दोनों C और B के बीच में अगर हम देखेंगे तो D है,
और यहाँ पे ये 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब कि ये दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है। तो ये दोनों का रेशियो अगर बराबर है तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डी जो है BC के लिए, ध्यान समझिएगा कि डी जो होगा वो BC के लिए, यहाँ पर इतना भूल जाइए, तो डी जो होगा BC के लिए क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर M1 और M2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, मध्य बिंदु का ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डी का कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, मध्य बिंदु का आपका फॉर्मूला भी हम बताएं कि x1 + x2/2। तो x1 यहाँ पर क्या है -1/3 हो जाएगा और प्लस x2 यहाँ पर लिख देते हैं पहले फॉर्मूला कि मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2/2 और हो जाएगा y1 + y2/2। और डी को मध्य बिंदु क्यों मान लिए, क्यों पता चल गया कि मध्य बिंदु है, क्योंकि ये दोनों का रेशियो हमको पता है कि बराबर होगा, ठीक है। तब ऐसा नहीं कि आप इसी को x1 और y1 और इसी को x2 y2 मानिएगा, ठीक है। अब यह बिंदु डी के लिए ये आपका x1 y1 नहीं रहेगा, ये सिर्फ आपका c के लिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जब निकालेंगे तो x1 आपका क्या हो जाएगा, तो x1 आपका हो जाएगा -1/3, किसके लिए, डी के लिए। तो -1/3 हो गया x1 + x2, तो x2 आपका कितना है यहाँ पर, तो x2 आपका है -3 और बटा में क्या हो जाएगा 2 और y1 + y2, तो y1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और y2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और बटा में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, dx, y बराबर, यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे -1/3 + -3 को, तो इसको थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि -1/3 और +-3 को हमको यहाँ पर जोड़ना है, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 3 तिया 9 -9 और यहाँ पर -1 तो -10 बटा क्या हो जाएगा 3, तो -10 बटा क्या हो जाएगा 3 और पूरे के बटा में यहाँ पर क्या है 2 है और कॉमा यहाँ पर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 बटा यहाँ पर क्या हो गया 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं dx, y बराबर, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -10/3 है और भाग में क्या है 2, तो 2 के नीचे कोई नहीं, तो 2 के नीचे क्या है 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या -10/3 गुना 1/2, माने कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं -10 बटा में हो जाएगा 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पचे 10। तो इस तरह से डी का जो कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा -5/3, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया डी का कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका सी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। आप चाहे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला नहीं भी अप्लाई करके बना सकते हैं। तब क्या कीजिएगा, तब यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 मान लीजिएगा और यहाँ पर इसका रेशियो क्या मान लीजिएगा 1, मतलब कि यहाँ पर बिंदु डी के लिए ये आपका m1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और m2 आपका क्या हो जाएगा 1। तो उससे भी आप चाहे तो बना सकते हैं और नहीं तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये सिर्फ रफ के लिए था यहाँ पर। अभी हम लोग का अगला टॉपिक है वो आपका है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक या इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्व केंद्र। यहाँ पर केंद्रक मतलब कि कोशिका का केंद्रक से नहीं है, ठीक है, समझिएगा। केंद्रक या इसी को क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड के नाम से भी प्रचलित है, जाना जाता है, ठीक है। तो केंद्रक होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है, सॉरी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। मान लीजिए कि ये एक आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है, ए है, ये बी है और ये सी है। 3 भुजा होता है त्रिभुज में, आपको पता है। तो माध्यिका आप पढ़े होंगे कि त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है। माध्यिका होता क्या है, तो माध्यिका आपका होता है कि जो त्रिभुज को 2 बराबर भाग में क्या कर दे, बांट दे। त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट दे और वो जो होता है सामने वाला भुजा वो क्या करता है 2 बराबर भाग में बांटता है। तो 2 बराबर भाग में बांटने का मतलब ये नहीं कि वो परपेंडिकुलर भी होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे ए शीर्ष है, ठीक है ना, तो शीर्ष ए से एक माध्यिका हम डालेंगे किस पर, बी सी पर। शीर्ष बी से एक माध्यिका डालेंगे, मान लीजिए कि बी ए सी पर, और सी से सी एफ डालेंगे ए पर। तो 3 माध्यिका त्रिभुज में होता है। और त्रिभुज का काम क्या है कि सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देना, या कह सकते हैं कि त्रिभुज को 2 हिस्सा में बांट देना। जैसे मान लीजिए कि ए से अगर हम एक माध्यिका खींच दिए ए डी, तो यह क्या किया कि ये बी डी को 2 बराबर भाग में क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक है।
और यह इसका एरिया निकालेंगे 100 और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि B से अगर B हम यहाँ पर खींच दिए तो ये B क्या किया कि AC को 2 बराबर भाग में बांट दिया, मतलब कि ये A और ये EC क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर हम C से CF यहाँ पर अगर हम खींच दिए AB पर, ठीक है, तो ये क्या किया कि AB को 2 बराबर भाग में बांट दिया, मतलब कि ये AF और ये जो FB होगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और 2 बराबर भाग में बांट दिए, मतलब कि त्रिभुज ACF का अगर एरिया निकालेंगे 100 और त्रिभुज CBF का एरिया निकालेंगे 100, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो माध्यिका का काम क्या है कि माध्यिका का काम है कि त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट देना, ठीक है। और सामने वाला भुजा को बांटना, 2 बराबर भाग में बांटेगा तो सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा ही, ठीक है। अब माध्यिका क्या होता है, तो सॉरी माध्यिका नहीं, केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक जो होता है तीनों माध्यिका जहाँ एक दूसरे को एक कॉमन बिंदु पर क्या करेगी, काटेगी, या तीनों माध्यिका जहाँ पर एक मिलेगी, जहाँ जिस बिंदु पर मिलेगी, क्या समझे कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती है, मतलब कि जहाँ पर इन लोगों का संगम होता है, जहाँ पर इन लोगों का मिलान होता है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, इसी बिंदु को कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक को G से रिप्रेजेंट किया जाता है। G मतलब कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, G मतलब यहाँ पर है ग्रेविटी सेंटर, ठीक है, इसी को सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है, या गुरुत्व केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी भी जान लीजिए कि केंद्रक जो होता है, ठीक ना, तो केंद्रक मान लीजिए कि यहाँ पर ये M है, क्या है, M है, तो यहाँ से अगर हम AM और MD का अगर हम रेशियो निकालेंगे, AM और MD का अगर रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो 2/1 होता है, मतलब कि 2 रेशियो 2:1 के रेशियो में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर आप लोग 9th क्लास के ज्योमेट्री को पढ़े होंगे तो आपको भली भांति यह पता होगा कि यह जो होता है इस किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये 2:1 मतलब कि 2:1 के अनुपात में क्या करता है, बांटता है। ठीक उसी तरह से यहाँ से अगर हम निकालेंगे BM और ME का रेशियो, BM और ME का रेशियो, या अगर हम निकाल देंगे CM और MF का रेशियो, तो ये सारा रेशियो जो होता है 2/1 के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसी का यूटिलाइज यहाँ पर हम करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। सॉरी, और यहाँ पर M नहीं लिखे, G लिखेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, G कहते हैं, क्योंकि E यहाँ पर हम पहले से M नहीं लिखी, क्योंकि इसको G लिखा जाता है, G लिखने का नियम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं G, यहाँ पर हो जाएगा GD, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा G, यहाँ भी हो जाएगा G आपका, और यहाँ भी आपका हो जाएगा G, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका G, ठीक है। तो ये रेशियो होगा कितना का होगा, 2:1 का ये रेशियो होता है, ठीक है। अब हमको क्या यहाँ पर निकालना है कि इसका केंद्रक का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, जब तीनों हमको त्रिभुज का तीनों शीर्ष का अगर कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ रहेगा तब इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, तो इसी के बारे में हमको यहाँ पर क्या करना है, अध्ययन करना है। इसको हम मिटा देते हैं, बुक में आपको दिया हुआ ये है, देख सकते हैं आप। अब आते हैं पॉइंट पर। मान लीजिए कि ये त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1, B का दिया हुआ है x2 y2, और C का आपको दिया हुआ है x3 y3, ठीक है। x1 y1, x2 y2 और ये दिया हुआ है x3 y3। एक यहाँ से हम माध्यिका खींच लेते हैं, ठीक है। याद रखिए कि माध्यिका लंब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 बराबर भाग में बांट रहा है तो ये लंब होगा ही, ठीक है, याद रखिएगा। एक बिंदु D है, इस बिंदु को हम मान लिए G, मान लिए नहीं G लिखा जाता है, ठीक है, आपको पता है ये 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। आपको भी हम बताएं कि ये AG का रेशियो AG, ठीक है, और GD का जो रेशियो होगा क्या होगा, AG अपॉन, या AG और GD का जो रेशियो होगा क्या होगा, 2:1 होता है बाय ज्योमेट्री। ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि G का कोऑर्डिनेट निकालना है कि G का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो G का कोऑर्डिनेट निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि हम D का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि यह D जो होता है, यह AD जो होता है, ये 2 बराबर भाग में इसको क्या करता है, बांटता है। तो यह D इसको 2 बराबर भाग में बांटता है, मतलब कि D जो होगा इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि AD माध्यिका, AD क्या है, माध्यिका है, AD माध्यिका BC को
दो बराबर भाग में, दो बराबर भाग में बांटती है, अतः डी BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु का तो इसका क्या लाभ हम ले सकते हैं, तो इसका लाभ हम ये ले सकते हैं कि डी का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप लिख सकते हैं x2 प्लस x3 बटा 2 और y2 प्लस y3 बटा में 2, y2 प्लस y3 बटा 2। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, डी का हो गया। कैसे हो गया, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर होता, ये मान लीजिए कि ये BC है, ये आपका क्या है BC है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये D है, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि 2,3 होता है और इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए कि 4,5 होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि डी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपको पता है कि x1 प्लस x2/2, तो आप क्या करते, 2 + 4 बटा में क्या करते, 2 करते, और फिर आप क्या करते 3 + 5 बटा में 2। तो यहाँ पर आपको x2y2 के फॉर्म में दिया होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 बटा में 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 बटा में 2। तो इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो डी का कोऑर्डिनेट आपके पास पता हो गया क्या, कि ये हो गया x2 प्लस x3/2 और यहाँ पर ये हो गया y2 प्लस y3/2। ये आपका डी का कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, डी का कोऑर्डिनेट हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब जब डी का कोऑर्डिनेट हो गया तो आपको पता है कि ये AD एक रेखाखंड है, ठीक है। तो इसको कुछ हम इस तरह से लिख दें कि मान लीजिए कि ये ये आपका क्या है, D है, और बीच में आपका क्या है, G है। ये आपको पता है कि 2 है और ये आपका क्या है, 1 है। और इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है कि x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है, x2 प्लस क्या है x3/2 और इसका है y2 प्लस y3/क्या है 2 है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये तो x1 y1 होगा ही और ये क्या हो जाएगा x2 कॉम, ठीक है। कि अब ये AD के लिए ये आपका क्या है x1 y1 है और ये आपका क्या है x2 y2 है और ये आपका m1 है और ये आपका क्या है m2 है, ठीक है। तो जी का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो x का पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट हम मान लिए क्या है x, y। तो ये अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो जी x, y इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 x2 होता है। तो m1 x2 प्लस में क्या होता है m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा यहाँ पर हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे आपका हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि m1 कितना है, तो m1 आपका 2 है, ठीक है। x2 आपका कितना है, तो x2 आपका जो है वो x2 प्लस x3/2 के इक्वल है, ठीक है। ये x2 का वैल्यू हो गया और प्लस में m2, तो m2 आपको पता है कितना है, 1 है और x1 आपको पता है कि x1 के ही बराबर है, तो x1 हो गया। और नीचे आपका क्या होता है m1 प्लस m2, तो m1 आपका 2 है और ये आपका क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1, 2 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो m1 आपका यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। और y2, तो y2 आपका क्या है, तो y2 आपका है y2 प्लस y3/2 और m1 हो गया, ये m1 हो गया, ये y2 हो गया प्लस m2, तो m2 आपका क्या है 1 है और y1 आपका क्या है y1 के ही बराबर है और नीचे आपका क्या होता है m1 प्लस m2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं g x, y। तो लिख सकते हैं g x, y बराबर, अब देखिए यहाँ पर ये 2 × 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये 2 और ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x2 प्लस x3, तो यहाँ पर हो गया x2 प्लस x3 प्लस, और यहाँ पर 1 में अगर x1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 और नीचे अगर हम यहाँ पर करेंगे 2 और 1 तो क्या हो जाएगा 3 कॉमा
y2 प्लस y3 यहाँ पर हो जाएगा, और ये y1 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं y2 प्लस y3 और प्लस में हो जाएगा y1, और नीचे में ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपके पास जी जो आपका केंद्रक है इसका निर्देशांक क्या हो गया, x1 को पहले लिखते हैं, उसके बाद x2, उसके बाद x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या हो गया 3। तो यह जो हो गया आपका क्या हो गया कोऑर्डिनेट हो गया आपका किसका केंद्रक का, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। हाँ एक बात और कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2:1 के रेशियो में आपको यहाँ पर डिवाइड करता है, ये आपको पता है ठीक ना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे कि आप यहाँ पर रेशियो को 1 मान सकते थे कि माना के अनुपात बराबर के, और यहाँ पर AG को 2K और GD को K लिख के भी बना सकते थे। तो ओवरऑल वहाँ पर हम K हम नहीं माने क्योंकि हमको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो इसलिए हम इस तरह से इसको हम सोल्व किए हैं। ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका फॉर्मूला जो है यही आएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला हो गया ये क्या हो गया केंद्रक का फॉर्मूला हो गया कि तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे 3 से भाग करेंगे, फिर उस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट y का जोड़ेंगे और 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आपको इसका जो बीच वाला ये बिंदु होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, जो तीनों माध्यिका वो क्या होता है कॉमन पॉइंट होता है, उसका कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।